तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, अर्थात हिंदी में साहित्य का इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी बात हम करेंगे। संकलन से वैज्ञानिक विश्लेषण तक की विकास यात्रा। आइए आगे बढ़ते हैं। इतिहास लेखन की क्रमिक विकास यात्रा। इतिहास लेखन की क्रमिक विकास यात्रा। तो देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति गारसादी तासी से सेंगर केवल कवियों का नाम और रचनाओं का संग्रह किया। फिर कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधुओं ने समय के अनुसार विभाजन और युगों का निर्धारण किया। फिर विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक विश्लेषण और युगीन परिस्थितियों का अध्ययन किया। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपत चंद्र गुप्त जी ने परंपराओं का मूल्यांकन और सांस्कृतिक चेतना का विकास इस प्रकार से लिखा। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं फ्रेंच विद्वान की पहल गारसादी तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले विद्वान गारसादी तासी हैं, जो कि फ्रेंच विद्वान हैं। देखिए, इनकी रचना जो है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी है। इस्तवार का मतलब हिस्ट्री होता है, लिटरेचर मतलब लिटरेचर, एंदुई का मतलब हिंदुई और हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदुस्तानी। तो इसका अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी अर्थ होगा हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये इसका अर्थ होगा। हिंदुस्तानी का मतलब है कि मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी उर्दू मिश्रित, और हिंदुई मतलब कि हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका अर्थ होता है हिंदी में हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो यह रचना 1839 में इसका जो है कह सकते हैं प्रथम संस्करण जो था, इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और फिर द्वितीय संस्करण का प्रथम भाग 1870 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1870 ईस्वी में और तृतीय भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जो यह रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन जो है प्रथम संस्करण का 2 भाग में हुआ, एक 1839 में और 1847 में। फिर द्वितीय संस्करण का 3 भाग में प्रकाशन हुआ। तो प्रथम और द्वितीय भाग 1870 ईस्वी में और तृतीय भाग 1871 ईस्वी में। ये आपका था। भाषा की बात करें तो ये फ्रेंच भाषा में है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा यह प्रकाशित किया गया। विशेषता की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है यह, और प्रथम कवि अंगद से अंतिम कवि हेमंत पंत तक जो है वर्णन। आंकड़ों की बात करें तो कुल रचनाकार की बात करें तो कुल 738 रचनाकारों का इसमें वर्णन है, जिसमें हिंदी के रचनाकार 72 थे, बाकी सभी उर्दू के थे। आचार्य शुक्ल ने इसे केवल वृत्त संग्रह कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे केवल वृत्त संग्रह कहा है। आइए अनुवाद और विस्तार की बात करते हैं। तो गारसादी तासी के इस इतिहास ग्रंथ का 1848 ईस्वी में करीमुद्दीन जी ने तबकात उ सस्सुरा या तज़किरा ई सौरा ई हिंदी नाम से उर्दू में अनुवाद किया। और इसमें जो है कुल 1004 रचनाकारों का इन्होंने वर्णन किया, मतलब परिचय दिया, और हिंदी के केवल 60 कवियों का परिचय दिया। फिर इसके बाद 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने 1953 ईस्वी में गारसादी तासी के इस ग्रंथ का। इसमें कुल रचनाकार 358 रचनाकार थे, जिसमें हिंदी के रचनाकार 220 थे।
और जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हैं, ये प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी थे। तो देखिए साथियों, ये फ्रेंच विद्वान की पहल गारसा दी तासी की हमने बात की। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रथम स्वदेशी प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा, मतलब अपने देश के व्यक्ति ने जो प्रयास किया उसमें शिव सिंह सेंगर जी हैं। पद्धति वर्णानुक्रम है इसकी। रचना की बात करें तो इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। 1878 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ। कुछ त्रुटियों के कारण 1883 ईस्वी में इसे पुनः प्रकाशित करवाया गया। प्रकाशक संस्था की बात करें तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ है। मुख्य उपलब्धि की बात करें तो हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ यह है, शिव सिंह सरोज। कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा पर यह आधारित है यह ग्रंथ। और बात करें रचनाकारों की तो इसमें कुल रचनाकार 1003 रचनाकार हैं, जो कि प्राकृत, हिंदी और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के हैं। और पुष्य या पुंड्र को हिंदी का इन्होंने प्रथम कवि माना है। और शुक्ल जी की टिप्पणी इस पे हुई कि काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है, और शुक्ल जी ने इसे भी वृत्त संग्रह कहा है। उन्होंने इसे भी वृत्त संग्रह कह दिया है। तो साथियों, बात करें, अब आगे बढ़ते हैं वैज्ञानिकता की ओर। पहला कदम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी का। तो इनकी पद्धति जो है कालानुक्रम है, और इनका जो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसकी बात करें तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में तथा पुस्तकाकार के रूप में अर्थात पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशन इसका होता है। भाषा की बात करें तो यह अंग्रेजी में है। क्रांतिकारी बदलाव तो कालानुक्रम पद्धति में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ है। पहली बार केवल हिंदी के 952 रचनाकारों को स्थान दिया गया। इस ग्रंथ में 952 रचनाकारों को स्थान दिया गया, और सारे के सारे जो रचनाकार हैं वो हिंदी के हैं। अब बात करते हैं स्वर्णकाल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल ग्रियर्सन जी ने ही कहा है, और ईसाइयत की देन भी इन्होंने माना। भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना। अब बात करते हैं कि जो इनका जो ग्रंथ है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 12 अध्याय हैं, और हिंदी साहित्य के विकास क्रम को इन्होंने 11 युगों में बांटा है। देखिए, चारण काल पहला आपका, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा देखिए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और पाँचवा देखिए मुगल दरबार, छठा देखिए तुलसीदास, और सातवां आपका रीति काव्य, आठवां तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, जो कि इस PDF में नहीं आ पाया है, देख लीजिए। फिर नौवां आपका जो है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और 10वां आपका कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से फिर 11वां 18वीं सदी, और 12वां विविध है। तो इन्होंने कुल 12 अध्याय दिया, और विकास क्रम के 11 युगों की चर्चा की। चारण काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक के 11 युग हैं, और जो अंतिम अध्याय है वो विविध है। तो इस प्रकार से कुल 12 अध्याय हुआ। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं महासंकलन मिश्र बंधु जी की। मिश्र बंधु, तो देखिए मिश्र बंधु का मतलब है भाई थे। ये 3 भाई थे, श्याम और सुखदेव और गणेश बिहारी। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। इन्होंने मिलकर मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा। इसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ, और चतुर्थ जो भाग का प्रकाशन है 1934 ईस्वी में हुआ, जैसा कि इसमें देखिए PDF में लिखा हुआ है। और देखिए पद्धति की बात करें तो कालानुक्रम। बात करते हैं रचनाकारों की, तो
इसमें जो है 4591 रचनाकारों का परिचय दिया गया। कुल 4591 रचनाकारों का परिचय इसमें मिलता है। विशेष तथ्य की बात कर लें तो शुक्ल जी की दृष्टि में आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। यही ग्रंथ शुक्ल जी का उपजीव्य या आधार ग्रंथ बना। शुक्ल जी ने इसी के आधार पर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये कह सकते हैं। तो देखिए, कवियों की श्रेणियाँ। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों को 3 भागों में विभक्त किया गया, उत्तम, मध्य और सामान्य। इस प्रकार से इस मिश्र बंधु विनोद में वर्णन किया गया। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन जो किया गया, तो इन्होंने देखिए आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत तक माना, फिर माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत तक, फिर अलंकृत काल 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक, फिर परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक, फिर वर्तमान काल 1926 से अभी तक। इस प्रकार से इन्होंने बांटा। फिर आरंभिक काल के 2 भाग हुए, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल जो है 700 से 1343 विक्रम संवत, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। और माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल का समय 1445 से 1560 विक्रम संवत और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से 1680 विक्रम संवत है। और अलंकृत काल का इन्होंने 2 भाग किया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल जो है आपका 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। फिर बात करते हैं, ये तो इनका काल विभाजन हो गया मिश्र बंधुओं का। अब आइए बात करते हैं हिंदी नवरत्न 1910। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित एक अन्य रचना जिसमें 9 प्रमुख कवियों तुलसी, सूर, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम आते हैं। केशव, कबीर, चंदबरदाई, भारतेंदु, हरिश्चंद्र जी को स्थान मिला। इनकी एक अलग रचना है। इसका रचना काल 1910 ईस्वी है। यह मिश्र बंधुओं की रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैज्ञानिक विश्लेषण का शिखर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो देखिए, मूल ग्रंथ रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, संशोधित होकर 1940 में जो है मतलब कि प्रकाशित हुआ। इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद 1940, फिर 1945 में, फिर 1951 में प्रकाशित हुआ। हमें ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इतना जान लीजिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है और फिर इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ। उद्भव, यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका। कहने का मतलब है यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 ईस्वी में लिखा था। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास के रूप में या के नाम से 1928 ईस्वी में लिखा। भूमिका जब विशाल हो गया, देखिए शुक्ल जी जो है साहित्यकार थे, विद्वान थे, जिन्होंने भूमिका काफ़ी बड़ी लिख डाली। तो भूमिका विशाल हो जाने के कारण इसे ही, अर्थात जो हिंदी साहित्य का विकास था, इसे ही जो है 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवा दिया गया। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का पूर्व नाम अगर पूछा जाए तो हिंदी साहित्य का विकास हम बताएंगे। तो साथियों, थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। प्रकाशक
प्रकाशक संस्था की बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी। पद्धति है तो विधेयवादी पद्धति है। इसमें 997 रचनाकारों का परिचय है, लगभग 1000 रचनाकार हम कह सकते हैं। अब आइए बात करते हैं तो यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 ईस्वी में लिखी थी। भूमिका विशाल हो जाने के कारण इसे ही 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करा दिया गया। बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। किसे? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। देखिए बात करें आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शुक्ल जी ने कविवृत्त परिचय जैसी सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को स्थापित किया। कवियों की भीड़ के स्थान पर प्रतिमान में बदलाव, इसमें देखिए कहा गया है कि कवियों की भीड़ के स्थान पर उनके साहित्यिक महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। लगभग 1000 रचनाकारों का परिचय दिया। रचनाकारों की केवल सूची नहीं बल्कि उनकी प्रवृत्तियों का भी इन्होंने मूल्यांकन किया। आइए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी का विशेषात्मक ढांचा, अर्थात शुक्ल जी ने किसकी सहायता से जो है मतलब लिखा, आधार ग्रंथ क्या था? तो देखिए आधार ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद। कवियों के परिचयात्मक विवरण हेतु शुक्ल जी ने बताया कि मैंने मिश्र बंधु विनोद से ग्रहण किया है। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया है, ऐसा उन्होंने कहा भी है। फिर उसके बाद देखिए हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी का है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी जी का है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि जी का है। मतलब शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए इन रचनाओं को आधार के रूप में ग्रहण किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना लिखा उसके ये आधार ग्रंथ थे। आइए विश्लेषण के सिद्धांत। तो दोहरा नामकरण, युगों का दोहरा नामकरण किया। युगीन पृष्ठभूमि, प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विवेचना की। समालोचनात्मक पद्धति, निजी मान्यताओं के आधार पर कवियों के गुण दोष का वैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंने किया। आइए बात करते हैं विशेष तथ्य। तो मुंज या भोज को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है और विद्यापति को अपरूप का कवि बच्चन सिंह जी ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना और विद्यापति को अपरूप का कवि जो है बच्चन सिंह जी के अनुसार अर्थात बच्चन सिंह जी ने कहा। साथियों बात करें शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ तो सिद्धों की वाणियों से होता है और इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक जी से बहुत सहयोग मिला था। एक अंतिम बात यह भी जान लीजिए। और यह अपरूप का कवि जो है ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि विद्यापति को जो है अपरूप का कवि बच्चन सिंह जी ने कहा था। इससे रिलेटेड हालांकि नहीं था। मुंज या भोज को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं अब हम। समाज शास्त्रीय चुनौती, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। एक हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 ईस्वी में है और दूसरी इनकी रचना हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास है जो कि 1952 ईस्वी की है और तीसरी इनकी रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल है जो कि 1953 ईस्वी की रचना है। आइए बात करते हैं आचार्य शुक्ल का मत, आचार्य द्विवेदी का मत। आरंभिक काल का नाम आचार्य शुक्ल जी ने वीरगाथा काल रखा, वीर रस की प्रधानता के कारण। भक्ति काल का उदय तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया या पराजित मनोवृत्ति के कारण भक्ति काल का उदय हुआ। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि भक्ति काल का उदय भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का स्वाभाविक परिणाम थी।
गणपत चंद्र गुप्त जी ने एक कथन कहा है कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अनेक धारणाओं को सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। इन्होंने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा। आदिकाल को इन्होंने अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा और इन्होंने भक्ति काल को एक नई दुनिया भी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रचनाकारों का मूल्यांकन करने में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया, इसीलिए समाजशास्त्रीय पद्धति में यह ग्रंथ है, ऐसा कह सकते हैं, इनका ग्रंथ है। आइए अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक और आलोचनात्मक विस्तार पद्धति, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक। तो देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। पद्धति की बात करें तो आलोचनात्मक है, कालानुक्रम भी मान सकते हैं, लेकिन आलोचनात्मक ज़्यादा सही है। विशेष की बात करें तो यह एक अधूरा ग्रंथ है। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड का ही जो रचनाकार आए उन्हीं का वर्णन है, उसके बाद का नहीं है। इन्होंने केवल संधि काल मतलब कि चारण काल से लेकर भक्ति काल तक का ही वर्णन किया है। प्रथम कवि तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और संधि काल में अपभ्रंश की बहुत सी रचनाओं को इन्होंने शामिल कर दिया हिंदी में। बात करें तो यह इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है, तो यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में इन्होंने लिखा था और इसी ग्रंथ के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें 1940 ईस्वी में मतलब कि PhD की उपाधि प्रदान की। बात करते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी की। इनका रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके दो भाग हैं, प्रथम भाग 1964 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1965 ईस्वी में। पद्धति की बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति में इन्होंने लिखा। विशेष की बात करें तो आदिकाल को प्रारंभिक या शून्य काल कहा। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा है। इन्होंने लोकाश्रय, राज्याश्रय और धर्माश्रय बांटा। तो लोकाश्रय मतलब कि लोकाश्रय में रचित साहित्य, राज्याश्रय मतलब राज्याश्रय में रचित साहित्य और धर्माश्रय मतलब कि धर्माश्रय में रचित साहित्य। तो भक्तिकालीन साहित्य को इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा। प्रथम कवि की बात करें तो इन्होंने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। आइए बात करते हैं आधुनिक युग और सहयोगात्मक महाग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र। आइए नगेंद्र जी की बात कर लेते हैं। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके कुल भाग जो है विस्तार कुल 10 भागों में प्रकाशित है। स्वरूप की बात करें तो यह एक संपादित रचना है, स्वतंत्र लेखन नहीं है। डॉक्टर हरदयाल के साथ मिलकर इन्होंने संपादन किया था। हिंदी महत्व, यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए आज भी सबसे प्रामाणिक संदर्भों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न कालखंडों के लिए अलग अलग विशेषज्ञों के लेखों का संकलन किया गया। साहित्य इतिहास का विस्तृत पुस्तकालय। अन्य प्रमुख ग्रंथ की बात कर लें तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा हिंदी काव्य धारा लिखा गया 1945 ईस्वी में। टीकम सिंह तोमर जी द्वारा हिंदी वीर काव्य रचना की गई 1945 ईस्वी में। मोतीलाल मनारिया जी द्वारा राजस्थानी भाषा और साहित्य। आलोचनात्मक और आधुनिक दृष्टि तो नामवर सिंह जी द्वारा इतिहास और आलोचना 1956 में। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 में। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में लिखा गया। डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में लिखा गया। कथन के लिए काफ़ी अच्छा यह ग्रंथ माना जाता है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। और वैकल्पिक दृष्टिकोण देखिए, सुमन राजे जी के द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में। नीरजा माधव जी ने
हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 में लिखा और एडविन ग्रीस जी ने आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में लिखा। आइए बात करते हैं ऐतिहासिक पद्धतियों का तुलनात्मक निष्कर्ष। तो तुलनात्मक निष्कर्ष पे हम चर्चा करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। इतिहासकार गार्सा दितासी, इन्होंने मुख्य पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति अपनाया। प्रथम कवि इन्होंने अंगद को माना है और प्रमुख योगदान तो प्रथम प्रयास इन्होंने किया फ्रेंच भाषा में। शुक्ल जी की दृष्टि में यह वृत्त संग्रह है। फिर आए इतिहासकार शिव सिंह सेंगर, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है और प्रथम कवि इन्होंने पुष्य या पुंड्र को माना है। प्रथम स्वदेशी प्रयास इन्होंने किया। शुक्ल जी की दृष्टि में यह भी वृत्त संग्रह है। फिर आए जॉर्ज ग्रियर्सन जी, इन्होंने कालानुक्रम पद्धति में लिखा और प्रमुख योगदान की बात करें तो इन्होंने प्रथम बार काल विभाजन किया। फिर उसके बाद आए मिश्र बंधु इतिहासकार, इन्होंने कालानुक्रम पद्धति में लिखा और विशालतम संकलन है इनका योगदान है। बहुत बड़ा संकलन किया इन्होंने, 4591 रचनाकारों का वर्णन किया है। और शुक्ल जी की दृष्टि में यह बड़ा भारी वृत्त संग्रह है और शुक्ल जी के ग्रंथ का यह उपजीव्य भी है, अर्थात स्रोत भी है। फिर आए रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने विधेयवादी पद्धति में लिखा और प्रथम कवि मुंज या भोज को माना है। और इनका योगदान की बात करें तो प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंने किया। बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति में लिखा। अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है और प्रमुख योगदान की बात करें तो सांस्कृतिक परंपरा का अध्ययन इन्होंने किया। और शुक्ल जी की दृष्टि में बताएं तो शुक्ल की धारणाओं का इन्होंने खंडन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। गणपत चंद्र गुप्त जी की बात करें तो इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति में लिखा इतिहास और इन्होंने प्रथम कवि शालभद्र सूरी को माना और इन्होंने आदिकाल को शून्यकाल कहा है। इस प्रकार से ऐतिहासिक पद्धतियों का हमने तुलनात्मक निष्कर्ष देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, सूचियों से विज्ञान तक का सफ़र निष्कर्ष। तो देखिए, प्रारंभ हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन केवल नामों और रचनाओं की सूचियों मतलब कि वृत्त संग्रह से शुरू हुआ। गार्सा दितासी, शिव सिंह सेंगर आदि ने जो लिखा है। फिर संरचना देखिए, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसे समय की धुरी मतलब कि कालानुक्रम पर स्थापित किया। फिर चरमोत्कर्ष हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के समय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे एक विधेयवादी और वैज्ञानिक आधार दिया, जहां रचना का मूल्यांकन सर्वोपरि हो गया। फिर आधुनिक दृष्टि में देखिए, द्विवेदी जी और आधुनिक इतिहासकारों ने इसे समाज, संस्कृति और संवेदना के व्यापक कैनवस पर परखा। साहित्य का इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का विवरण नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना का क्रमिक विकास है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पद्धतियों का विकास तो वही वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम, विधेयवादी, समाजशास्त्री। वर्णानुक्रम केवल नाम के आधार पर, कालानुक्रम जन्म या समय के आधार पर, विधेयवादी वैज्ञानिक विश्लेषण व प्रवृत्तियों के आधार पर, समाजशास्त्री पद्धति, समाज और परंपरा का विकास। आगे बढ़े तो नींव का पहला पत्थर गार्सा दितासी, फ्रेंच विद्वान। तो देखिए, रचना इनकी इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है 1839 ईस्वी में। अर्थ इसका है हिंदुस्तानी मतलब उर्दू मिश्रित एवं हिंदवी साहित्य का इतिहास। पद्धति की बात करें तो वर्णानुक्रम पद्धति, कवि अंगद, प्रथम कवि अंगद से अंतिम कवि हेमंत पंत तक, कुल रचनाकार तो 738 रचनाकार, हिंदी के केवल 72 रचनाकारों का वर्णन। उर्दू अनुवाद तो मौलवी करीमुद्दीन द्वारा तबकातु सूरा एवं तज़किरा-ई ससूरा-ई हिंदी 1848 ईस्वी में किया। हिंदी अनुवाद तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास 1953 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रयास को इतिहास नहीं बल्कि वृत्त संग्रह माना, वृत्त संग्रह कहा। देसी प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। रचना शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। आधार कालिदास त्रिवेदी की कालिदास हजारा। रचना
विस्तार 1003 रचनाकार प्राकृत हिंदी अपभ्रंश के और प्रथम कवि पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया इन्होंने। ये देखिए शुक्ल पूर्व युग का डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए पद्धति तो गारसादी तासी जी ने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई। रचनाकारों की संख्या 738 थी, हिंदी के कुल 72 रचनाकार थे। काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। शुक्ल जी की टिप्पणी है वृत्त संग्रह। शिवशंकर जी ने पद्धति वर्णानुक्रम अपनाई, 1003 रचनाकारों का परिचय दिया, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, ये भी वृत्त संग्रह है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया, 952 रचनाकारों को स्थान दिया और ये हिंदी के थे सारे। और काल विभाजन तो हाँ इन्होंने प्रयास किया, 11 युगों में बांटा। फिर मिश्र बंधु आए, इन्होंने कालानुक्रम पद्धति में लिखा, 4591 रचनाकारों की संख्या मानी। इन्होंने भी काल विभाजन का हाँ प्रयास किया, 5 मुख्य काल माना। और बड़ा भारी वृत्त संग्रह शुक्ल जी ने कहा। इन चारों के अथाह मात्रात्मक प्रयास ने उस वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए ज़मीन तैयार की जो अब आने वाला था। तो ये देखिए इतिहास लेखन का शिखर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने विधेयवादी पद्धति में लिखा, रचना इनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। और इन्होंने 1000 साहित्यिक महत्व के कवियों का वर्णन किया है शुक्ल जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा कि शुक्ल जी प्रथम इतिहासकार हैं जो कविवृत्त परिचय की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को सामने लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी का दोहरा नामकरण सिद्धांत, इस पर थोड़ा सा चर्चा हमको करना है। देखिए प्रत्येक युग की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इन्होंने एक काल के आधार पर नामकरण किया और एक विशेष प्रवृत्ति के आधार पर। तो काल के आधार पर आदिकाल और प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल इन्होंने कहा, क्योंकि वीरतापूर्ण गाथाओं का वर्णन था। फिर पूर्व मध्य काल, उसको इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल कहा। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा प्रवृत्ति के आधार पर। आधुनिक काल को गद्य काल कहा प्रवृत्ति के आधार पर। महत्वपूर्ण तथ्य, तो मुंजया भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना और इन्होंने इतिहास सिद्धों की वाणियों से आरंभ किया। वैचारिक चुनौती, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से इतिहास का इन्होंने मूल्यांकन किया। इनकी 3 पुस्तकें, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। रचनाकारों का मूल्यांकन करने में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को इन्होंने आदिकाल कहा, आदिकाल को अधिक व्याघ्रातों एवं विरोधों का युग कहा तथा भक्ति काल को इन्होंने एक नई दुनिया कहा। शुक्ल और द्विवेदी जी में थोड़ा सा देख लीजिए। तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, इन्होंने आदिकाल कहा। भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, शुक्ल जी ने कहा, और द्विवेदी जी ने कहा कि भक्ति काल भारतीय सांस्कृतिक चेतना का स्वाभाविक परिणाम है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं को पुष्ट प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। प्रथम कवि का विवाद, तो देखिए हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड्र को माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मंजूया भोज को माना, गणपत चंद्र जी ने सालभद्र सूरी को माना, हजारी प्रसाद जी ने अब्दुल रहमान अद्दामाण को माना और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को माना। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का विस्तार, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने रचना लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। यह अधूरा ग्रंथ है, इसमें संधिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन है। गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। फिर इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। बाकी और चर्चा किए हैं, बस अब रिवीजन कर रहे हैं, एक बार तो बात हो ही गई है। आइए बढ़ते हैं। आधुनिक युग का पुस्तकालय, अन्य प्रमुख इतिहास ग्रंथ देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, एक अनवरत यात्रा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी देर तक बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।